हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज भी हम एक और टॉपिक देखेंगे सॉलिड स्टेट का, वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स और वी कैन से इम्परफेक्शंस। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिफेक्ट्स का मतलब क्या है। देखिए, हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ा था और हम सब जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और क्रिस्टल्स हम उन्हें कहते हैं जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट वेल ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। और उनमें जो ऑर्डर होता है वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब कि थ्रू आउट द क्रिस्टल ये जो अरेंजमेंट है ये रेगुलर होती है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी ना किसी कारण की वजह से जब कोई क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं इस रेगुलर अरेंजमेंट में डेविएशंस देखने को मिलते हैं, ये डेविएशंस आ जाती है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होगा, दैट इज वी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। तो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में बिकम फास्ट। किसी भी वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन की स्पीड है वो अगर बढ़ जाती है तो ऐसे केस में जो इरेगुलरिटीज है वो कहीं कहीं हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ गया हो, प्रेशर बढ़ गया हो। तो इन फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं उस क्रिस्टल में हमें स्मॉल अमाउंट में कुछ डेविएशंस रेगुलर अरेंजमेंट से देखने को मिलते हैं। इसी इरेगुलरिटीज को हम कहते हैं डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या है कि क्रिस्टल में कहीं भी पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है अगर उसमें इरेगुलरिटी नजर आती है उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। तो ये जो टॉपिक है आज का हमारा डिफेक्ट्स, इसमें मेन चीज जो है वो है इसके टाइप्स, इसका जो क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिफेक्ट्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सॉलिड में हमें डिफेक्ट्स नजर आते हैं उनकी दो कैटेगरीज है। पहली है पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप इज पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? सपोज हम किसी क्रिस्टल को एनालाइज कर रहे हैं और हमें कहीं पर इरेगुलरिटी नजर आ रही है। अगर ये इरेगुलरिटी किसी एक पॉइंट या एक एटम के अराउंड ही लिमिटेड है, एक एटम के अराउंड तक ही वो लिमिटेड है, आगे जाने पे फिर से रेगुलरिटी आ रही है, यानी उसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है? सिर्फ एक पॉइंट, उस पॉइंट के अराउंड ही वो इरेगुलरिटी प्रेजेंट है, वो एक्सटेंड नहीं हुई। ऐसी इरेगुलरिटीज को हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है उसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। तो लाइन डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? कभी कभी हमें क्रिस्टल में जो इरेगुलरिटी वो पूरी की पूरी एक रो में, एक पूरी की पूरी लाइन में दिखाई देती है इरेगुलरिटी, यानी वो इरेगुलरिटी काफी आगे तक एक्सटेंड हुई पूरे लाइन में, इसलिए उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होने की वजह से अभी वो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में नहीं है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमारे मेन जो फोकस है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, वो है इसका पॉइंट डिफेक्ट्स। तो एक बार दोनों को देखते हैं। इरेगुलरिटी अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड ही रेगुलरिटी है, और यहाँ पे इरेगुलरिटी इन द एंटायर रो, पूरे रो में इरेगुलरिटी। तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए इसका सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कैसे आगे क्लासिफाई करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है शॉर्ट में। पहले क्लासिफिकेशन को समझेंगे, फिर वन बाय वन हम यहाँ पर एक एक टाइप को समझेंगे। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पॉइंट डिफेक्ट्स आर divided into 3 categories. First, stoichiometric, second, impurity defect, and third is non-stoichiometric. अब इसका मतलब क्या है? stoichiometric defects ऐसे defects होते हैं जिसमें defects आने के बाद भी उस solid का जो फॉर्मूला है, जो उसकी stoichiometry सबको पता है, वो चेंज या वो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। ऐसे डिफेक्ट जो सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब ना करे उनको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक क्या होगा? इन डिफेक्ट्स की वजह से जो सॉलिड है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, वो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक बन जाता है। और इम्प्योरिटी एक अलग कैटेगरी है। इसमें क्या होता है कि इसमें नाम से पता चल रहा है इसमें कोई एक्सटर्नल दूसरा कोई एलिमेंट या दूसरा कोई कंपाउंड ऐड होता है, उसकी वजह से डिफेक्ट आता है। तो हम लाइन से अब एक एक बारी से हर टाइप को देखेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले हम बात करेंगे।
स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, इन्हें हम दो और नाम से जानते हैं। एक है इंट्रिंसिक, इन्हें इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, और दूसरा नाम है थर्मोडायनामिक। ठीक है, यानी स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को ही इंट्रिंसिक भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल। अगर हम इनमें से स्टोइशियोमेट्रिक की किसी भी टाइप को अभी हम जब देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उसमें कहीं भी कोई एक्सटर्नल मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, कोई दूसरा बाहर का सोर्स इन्वॉल्व नहीं है। जो भी कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, जो भी इरेगुलरिटी है, वो अंदर फैक्टर्स की वजह से है, वो अंदर इंटरनल ही लिमिटेड है, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं। दूसरा थर्मोडायनेमिक, सबको पता है थर्मोडायनेमिक नाम लेते हैं हमें हीट या टेम्परेचर, ये वर्ड ध्यान में आता है। तो इसमें से ज्यादातर जो डिफेक्ट्स है उनका हीट से या टेम्परेचर से लेना देना होता है, इसलिए इनको हम थर्मोडायनेमिक कहते हैं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टोइशियोमेट्रिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्लियर? पहली कैटेगरी है नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए। अगर हम नॉन आयोनिक मतलब जिसको हम नॉन पोलर सॉलिड्स कहते हैं, उनमें अगर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देख रहे हैं तो उसके जो दो टाइप होते हैं नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए, इसके दो टाइप हैं। एक है वैकेंसी और दूसरा है इंटरस्टिशियल। ये चीज समझे? स्टोइशियोमेट्रिक को हम दो अलग अलग सॉलिड्स के लिए सेपरेट कर रहे हैं, नॉन आयोनिक के लिए अलग और आयोनिक के लिए, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, इनके बिहेवियर में। तो जो नॉन आयोनिक सॉलिड्स है उनके लिए अगेन ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। जबकि आयोनिक में, आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं जिसमें कैटायन और आयन प्रेजेंट हो गए, उनके लिए फिर से दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फ्रैंकल एंड शॉटकी। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, ये वाले, इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस रखेंगे। जो भी इसके बारे में हम बताएंगे वो आपको डेफिनेटली बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। अब सबको पता है नॉन आयोनिक सॉलिड्स का मतलब क्या है। इसमें आप एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल H2 हो गया, CO2 हुआ, इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। इनकी हम बात कर रहे हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो उनके अंदर जो डिफेक्ट्स है स्टोइशियोमेट्रिक वो दो टाइप के हैं। वैकेंसी, अब वैकेंसी का मतलब क्या है? मान लीजिए जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये क्रिस्टल का एक पार्ट है, क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स अरेंज है, एक रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर अरेंजमेंट हमको नजर आ रही है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल्स है, या हम एटम्स भी ले सकते हैं, मतलब पार्टिकल्स है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस आपको नजर आ रही है, इसी स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, क्योंकि वो आगे भी काम में आएगा। अभी हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब देखेंगे उसमें ये चीज समझ में आएगी आपको। तो पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो स्पेसेस है उनको हम इंटरस्टिशियल साइट्स कह रहे हैं। अब वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? इनमें क्या होता है कि कहीं कहीं जगह पर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पार्टिकल्स हैं, वो अपनी जगह पे प्रेजेंट ही नहीं होते किसी किसी जगह। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपको पार्टिकल दिख रहा है। अब मान लीजिए मैंने इस क्रिस्टल को एनालाइज किया और मुझे ये इस जगह पर वैकेंसी नजर आ रही है। मतलब अगर हम जो पैटर्न आपको दिख रहा है पूरे क्रिस्टल में उसको देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एक पार्टिकल होना चाहिए, यानी एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन ये लैटिस पॉइंट कैसा है? खाली, यहाँ पे पार्टिकल है ही नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्रिस्टल में जहां पार्टिकल की जगह है, मतलब कि जहां लैटिस पॉइंट है लेकिन वहां पे पार्टिकल नहीं, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं वैकेंसी। किसमें? नॉन आयोनिक में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिड पे। हमें हर डिफेक्ट का इफेक्ट देखना है डेंसिटी पे। अभी आपके लिए फिलहाल कि अगर कोई क्रिस्टल है उसके अंदर सो एंड सो डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से, उस डिफेक्ट की वजह से उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो वैकेंसी की वजह से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम तो उतना ही है हमारे सॉलिड का, लेकिन पार्टिकल्स चले जाने की वजह से, ना होने की वजह से मास कम हो रहा है। तो इसीलिए डेंसिटी यहाँ पे जो है वैकेंसी में वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी वैकेंसी डिफेक्ट जिस भी क्रिस्टल में होगा उस क्रिस्टल की डेंसिटी स्लाइटली कम होगी हमारे नॉर्मल क्रिस्टल से। नॉर्मल मतलब जिसमें डिफेक्ट नहीं है। जिस क्रिस्टल में वैकेंसी डिफेक्ट पाया जाएगा उस क्रिस्टल की डेंसिटी थोड़ी सी कम आएगी। आई होप वैकेंसी आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है कि जहां पर लैटिस पॉइंट होना चाहिए, जहां पार्टिकल होना चाहिए, वहां कुछ कुछ जगहों पर कहीं कहीं पार्टिकल नहीं होते। दूसरे टाइप पे आते हैं इंटरस्टिशियल। ये हमारा हो गया। अब नॉन आयनिक का ही दूसरा टाइप क्या है, इंटरस्टिशियल। अब डेफिनेटली इंटरस्टिशियल नाम से पता चल रहा है कि इसका इन जो हमने बीच में स्पेसेस दिखाई है, इंटरस्टिशियल साइड्स दिखाई, इससे कुछ लेना देना है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है अब आप समझेंगे अच्छे से। इस डिफेक्ट में जो पार्टिकल्स है वो अपनी जगह पे तो प्रेजेंट है ही, हर जगह पर जहां लैटिस पॉइंट होना चाहिए वहां पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एडिशनल पार्टिकल्स आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स पे। मान लीजिए ये इंटरस्टिशियल साइड है, यहाँ पर एक पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा जबकि यहाँ नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू रेगुलर ज्योमेट्री यहाँ पर ये जगह खाली होनी चाहिए थी, इंटरस्टिशियल साइड है, तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसी किसी भी वजह से, मैंने आपको पहले बताया रीजन कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से वहाँ पार्टिकल दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में भी एक पार्टिकल नजर आ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें नॉर्मल लैटिस पॉइंट्स पे पार्टिकल्स हैं लेकिन उसके अलावा इंटरस्टिशियल साइड्स पे भी कहीं कहीं पार्टिकल हमें नजर आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम उतना ही है लेकिन एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो इंटरस्टिशियल साइड्स पे आ गए हैं उनकी वजह से मास इंक्रीज हो गया। ये एक्स्ट्रा ही तो है, होना नहीं चाहिए था लेकिन वो एक्स्ट्रा पार्टिकल वहां पे आ गए, इसीलिए यहाँ पे मास बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो उल्टा होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स में फिर से हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। आयोनिक सॉलिड्स के एग्जांपल बहुत सारे, NaCl, सारे सॉल्ट्स आप ले सकते हैं इसमें, KCl एक्सेट्रा। अब इसमें पहली कैटेगरी क्या है, फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होता है वो समझेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में ध्यान से आप अब इस चीज को समझना है। अब यहां पर हम क्या है, क्योंकि हम आयोनिक के लिए देख रहे हैं, आयोनिक के लिए, इसीलिए हम इन नॉर्मल पार्टिकल्स की जगह पर नॉर्मल स्फीयर्स की जगह पर कैटायन और एनायन दिखाएंगे। ठीक है, अब फिर से कैटायन एनायन यहाँ प्रेजेंट है और उनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो दोबारा से हम उनको क्या कह रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइड, यहाँ पे भी वही होता है। अब हम फ्रैंकल की बात कर रहे हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में जो छोटा पार्टिकल होता है, जनरली छोटा पार्टिकल क्या होगा, 90% केसेस में कैटायन और एनायन में से छोटा कौन होता है, कैटायन ही होता है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हम कैटायन की बात कर रहे हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो कैटायन है वो अपनी नॉर्मल लैटिस पॉइंट को, नॉर्मल लैटिस साइट को जहां पे उसको होना चाहिए वहां से निकल जाता है, वहां से मूव कर जाता है और इंटरस्टिशियल साइड में ट्रैप हो जाता है।
ठीक है, क्रिस्टल को छोड़ के वो नहीं जा रहा है, लेकिन अपनी नॉर्मल साइट को छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइट जहाँ पे वैकेंसी होनी चाहिए थी, जहाँ खाली जगह होनी चाहिए, वहां ट्रैप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इस कैटायन को ले लेते हैं। मान लीजिए कैटायन यहाँ से मूव कर गया, अगर वो मूव कर गया तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे एक वैकेंसी बन गई, जो उसकी नॉर्मल जगह थी वहां से तो हट गया, इसलिए वहां पे क्या होगी, खाली जगह, तो उसको हम कहेंगे वैकेंसी। लेकिन वो क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाता, वो किसी इंटरस्टिशियल साइड में जाके ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब फ्रैंकल डिफेक्ट होता है तो एक जगह तो वैकेंसी बनती है और वही पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है, दोनों के बिहेवियर को वो शो कर रहा है। वैकेंसी क्यों, क्योंकि जहां से वो हटा वहां पे वैकेंसी बन गई, और इंटरस्टिशियल क्यों, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल साइड में जाकर ट्रैप हो गया, इसीलिए इसको हम वैकेंसी इंटरस्टिशियल। और अब इसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, जो कैटायन है जनरली वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है, एक तरीके से अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका एक और नाम होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, यानी वैकेंसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी भी बन रही है, इंटरस्टिशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड पे जाके वो ट्रैप हो रहा है, और क्योंकि वो डिसलोकेट हो रहा है इसलिए डिसलोकेशन। ये सब नाम आपको याद रखना है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, मास नहीं, क्योंकि वही पार्टिकल निकल के दूसरी जगह जा रहा है, सिर्फ जगह चेंज हो रही है, ना ही वो निकल के कंप्लीटली रिमूव हो रहा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ रहा है, इसलिए मास इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेंसिटी पे फ्रैंकल डिफेक्ट का कोई असर नहीं होता। आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी डू नॉट चेंज। सबको आगे समझ में? अब हमारा लास्ट टाइप स्टोइशियोमेट्रिक का, दैट इज शॉर्ट की। अब शॉर्ट की में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे नॉन आयनिक सॉलिड में देखा था ना कि पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल को छोड़ के चला जाता है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही होता है शॉर्ट की में। मान लीजिए फिर से हम इसको नॉर्मल बना देते हैं, तो ये नॉर्मल क्रिस्टल है। शॉर्ट की में क्या होगा कि स्टोइशियोमेट्री को मेंटेन करने के हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से कैटायन और अनायन दोनों रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये स्टोइशियोमेट्रिक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कैटायन ही रिमूव हो रहा है या फिर अनायन रिमूव हो रहा है, जब होंगे तो दोनों इक्वल नंबर में रिमूव होंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे से एक कैटायन जा रहा है तो कहीं से भी एक अनायन भी जाएगा, तो क्या हो रहा है, दोनों जगह पर वैकेंसी बन गई, वो छोड़ के चले गए, क्रिस्टल से बाहर चले जाते, मतलब वहां पे वो नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो एक तरह से वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बस फर्क ये है कि हम उसको आयनिक सॉलिड के लिए मेनली देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, जब पार्टिकल्स निकल के चले जाएंगे तो मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वैकेंसी में डेंसिटी कम हो रही थी, शॉर्ट की में भी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, इनमें से किसी में भी जो सॉलिड है उसकी स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं होगी, आपको याद रखना है। और एक और चीज आपके बारे में बता दूं, फ्रैंकल और शॉर्ट की के लिए हम एक बात करेंगे, फ्रैंकल कब होगा, शॉर्ट की कब होगा। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट जनरली तब होता है जब कैटायन और अनायन की साइज में डिफरेंस काफी ज्यादा हो, यानी कैटायन बहुत छोटा है और अनायन काफी बड़ा है, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया, तब ऐसी सिचुएशन में हमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होने चाहिए, इसका एग्जांपल हो जाता है ZnCl, या हम ले लेते हैं ZnS, AgCl, AgBr, इस तरह से। ठीक है, जबकि शॉर्ट की डिफेक्ट तब होता है जब एनायन और कैटायन की साइज में डिफरेंस बहुत कम हो, साइज में एनायन एंड कैटायन साइजेस आर ऑलमोस्ट सेम, हैव वेरी लेस डिफरेंस। तो ये किसमें होगा जनरली, NaCl,
KCl, और इसमें आप देखेंगे थर्ड एग्जांपल क्या है, AgBr। तो AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इसलिए ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसको आपको पहले याद करना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम है और उसमें आपको इन डिफेक्ट्स के एग्जांपल लिखने हैं, याद नहीं आ रहा, तो AgBr ऐसा कॉमन है जो दोनों में आप लिख सकते, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टाइप स्टोइचियोमेट्रिक। दूसरे पे आते हैं इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जनरली जो नॉर्मल क्रिस्टल में हमारा मेटल प्रेजेंट होगा पहले से, मेटल का कटायन, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे NaCl समझने के लिए, ठीक है। हमारे पास जो नॉर्मल क्रिस्टल है वो हमारा NaCl, तो इसमें कटायन कौन हो गया, Na+। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट तब होता है जब बाहर से एक्स्ट्रा कोई दूसरे मेटल के कटायंस उस क्रिस्टल में आके ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, जब वो नॉर्मल साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे तो वो जो हमारा नॉर्मल क्रिस्टल में कटायन प्रेजेंट है उसको वहां से डिस्प्लेस कर देंगे, उन जगहों से, कुछ जगहों से, हर जगह से। फिर से एक बात बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो किसी दूसरे मेटल का कटायन है, ऐसे कुछ कटायंस नॉर्मल क्रिस्टल के कटायंस को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं और उनकी नॉर्मल साइड को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और चीज आपको याद रखेंगे कि जो बाहर से इम्प्योर मेटल कटायन आ रहा है उसका वैलेंस, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो हमारे नॉर्मल क्रिस्टल में जो नॉर्मल मेटल कटायन है उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार कि जो बाहर से कटायन आ रहा है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे नॉर्मल कटायन से ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने NaCl लिया है, तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं Sr2+। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास नॉर्मल क्रिस्टल क्या था, NaCl, तो हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये नॉर्मल क्रिस्टल है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि Sr पे क्या चार्ज है, 2+, और हम सबको पता है कि डिफेक्ट कोई भी हो, डिफेक्ट होने के बाद भी जो क्रिस्टल है, सॉलिड है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है मेंटेन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ये आपको याद रखनी है। इसका मतलब सबको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि ओवरऑल मिला के वो सॉलिड कैसा है, न्यूट्रल, मतलब कि जितना नेगेटिव चार्ज वहां प्रेजेंट है उतना पॉजिटिव भी है। इसीलिए हमें याद रखना है कि मान लीजिए अगर हम एक Sr2+ पॉजिटिव यहाँ पे इस क्रिस्टल में अगर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो जो Na+ है वो कितने रिमूव होंगे, 2Na+। हर बार जब भी एक Sr2 पॉजिटिव उस क्रिस्टल में ऐड होगा तो उसके बदले 2 Na+ बाहर जाने चाहिए, तभी तो पॉजिटिव चार्ज जितना आया है उतना ही बाहर जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना। इसीलिए मान लीजिए एक Sr2 पॉजिटिव आने के बाद कोई भी 2 Na+ इस क्रिस्टल को छोड़ के रिमूव हो गए, ये दो जगह से, तो ये दोनों जगह क्या बन गई है, वैकेंसी बन गई है। लेकिन एक Sr2+ भी आया है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह ही तो एक Sr2+ रहेगा, दोनों जगह तो रह नहीं सकता। इसलिए मान लीजिए ये Sr2+ यहां आ गया, तो अभी भी क्या हुआ कि जो दूसरी वैकेंसी है वो तो रह गई ऐसी। इसीलिए इंप्योरिटी डिफेक्ट्स में हमेशा वैकेंसीज क्रिएट होती है, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट होता है लास्ट में, वो क्या होता है कि इसमें वैकेंसीज जनरेट हो जाती है और कोई दूसरा भी एलिमेंट आ गया, इसलिए इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इंप्योरिटी डिफेक्ट में जो वैकेंसी बनती है उन वैकेंसीज को हम कैटायोनिक वैकेंसीज कहते हैं, क्योंकि उस वैकेंसी जिस जगह पर वैकेंसी बनी है वो किसकी जगह थी, वो जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, कैटायन। इसीलिए कैटायन की वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर आना भी है तो वहां पे कोई कैटायन आ सकता है, एनायन। इसलिए इंप्योरिटी डिफेक्ट में हमेशा जो वैकेंसीज बनती है उनका नाम होता है कैटायनिक वैकेंसीज।
ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने NaCl प्लस SrCl2 देखा, वैसे ही और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे CdCl2 है इन AgCl, एनायन सेम रहेंगे ClCl। अब AgCl हमारा नॉर्मल क्रिस्टल है, तो Ag पे हमको पता है +1 है और Cd पे 2+ है, तो इसी की तरह से यहाँ पे ये बन जाएगा। ऐसे हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल AlCl3 है, ठीक है, इन फिर से NaCl ले सकते हैं, तो इस पे +1 है, इस पे +3 है, तो हायर चार्ज है। एक चीज न्यूमेरिकल के लिए आपको हमेशा याद रखनी है, इस वाले इम्प्योरिटी डिफेक्ट पर न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए क्या याद रखना है कि जो दोनों कैटायन के चार्ज के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, डिफरेंस है 1 का, तो एक कैटायन आने से एक वैकेंसी बनेगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक Sr2+ ऐड किया, तो वैकेंसी कितनी बनी? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2+ और 1+ कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। जो लास्ट वाला केस हमने लिया उसमें +1 है और +3 है, तो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इसका मतलब है कि इस केस में एक An3+ जब आएगा, एक Al3+ जब आएगा, तो वो 2 वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत काम का है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये भी हो गया अब हमारा। अब हम बात करते हैं लास्ट नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। इसमें भी अब फर्दर 2 टाइप है। मैंने बताया नॉन सोशियोमेट्रिक होता है जिसमें जो फॉर्मूला है, जो मेटल और नॉन मेटल पार्ट है, उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके भी 2 तरीके हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है। या तो मेटल वाला पार्ट ज्यादा हो जाए, या मेटल वाला पार्ट रिलेटिवली अपने नॉर्मल रेशियो से कम हो जाए। तो एक हुआ मेटल एक्सेस, जिसमें मेटल हमेशा नॉर्मल रेशियो से ज्यादा हो जाएगा, और मेटल डेफिशिएंसी जिसमें मेटल नॉर्मल रेशियो से यानी स्टोशियोमेट्रिक रेशियो से कम हो जाएगा। तो जो मेटल एक्सेस है वो भी 2 तरीकों से हो सकता है, ठीक है। पहला है ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी और दूसरा है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हम देख रहे हैं ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, KCl, LiCl, ठीक है। समझने के लिए हम NaCl ले रहे हैं जो आपके सामने है। सपोज हमारे पास नॉर्मल क्रिस्टल है। अब ये डिफेक्ट कब होता है, क्यों होता है? इफ क्रिस्टल इज heated in atmosphere of vapors of same metal। यानी क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्रिस्टल है उसमें जो मेटल है, हम उस क्रिस्टल को ऐसे एनवायरनमेंट में रख के हीट कर रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा उसी मेटल के वेपर्स प्रेजेंट है। यानी कि यहां पर तो मेटल है ही, लेकिन उसके अलावा उसके आसपास और दोबारा से उसी मेटल के वेपर्स है। वेपर्स मतलब एटम्स है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन हम समझने के लिए एक ले रहे हैं। तो अब होता क्या है, क्योंकि वेपर्स है तो वेपर्स का मतलब है कि हमने टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया है, हमने लिखा भी है हीटेड। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मेटल के वेपर्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, वो सरफेस पे ही, क्रिस्टल के सरफेस पे ही आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये सब इस क्रिस्टल के सरफेस पे हो रहा है। जैसे ही वो आयोनाइज होगा वो कैटायन बन जाएगा। तो अब क्रिस्टल में से कहीं ना कहीं से, क्रिस्टल में कहीं से भी कोई ना कोई एनायन अपनी जगह से डिसलोकेट होकर, डिफ्यूज होकर सरफेस पे आएगा। जैसे मान लीजिए हम इस Cl नेगेटिव को ले रहे हैं, तो ये यहां से डिफ्यूज होकर यहां पहुंचेगा और इसके साथ कंबाइन होके, Na+ के साथ कंबाइन होके NaCl बना देगा। ये Cl नेगेटिव यहां से निकल के सरफेस पे आएगा और ये Na+ और Cl नेगेटिव सरफेस पे कंबाइन होके NaCl बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये Cl नेगेटिव चला गया तो यहाँ पे वैकेंसी बन गई। अब ये वैकेंसी को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये एनायन की वैकेंसी है इसलिए हम इसको कहेंगे अनायोनिक वैकेंसी, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो एक नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे क्रिस्टल में, एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। हमने पहले ही कहा था कि डिफेक्ट कोई भी हो, हमेशा सॉलिड जो है न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर एक नेगेटिव चार्ज गया है तो एक नेगेटिव चार्ज आना भी चाहिए। इसीलिए
जो शुरुआत में मेटल के एटम के आयोनाइज होने से जो इलेक्ट्रॉन बना था, वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में डिफ्यूज होके इस एनायनिक साइट पे या इस एनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और यहाँ पे आके ऑक्यूपाई हो गया। ठीक है, तो जब भी ये डिफेक्ट होता है तो इस डिफेक्ट की वजह से ऐसे एनायनिक वैकेंसीज हमें नजर आती है जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और ऐसी एनायनिक वैकेंसीज को हम कहते हैं एफ सेंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एफ सेंटर। तो एफ सेंटर क्या है? अनायोनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। अब इसका इफेक्ट क्या है? एफ सेंटर का मतलब ही होता है कलर्ड सेंटर। मतलब कि अगर किसी क्रिस्टल में ये डिफेक्ट हो रहा है और एफ सेंटर बन रहे हैं तो उस एफ सेंटर की वजह से उस क्रिस्टल में एक कलर डेवलप हो जाएगा। जैसे सबको पता है प्योर NaCl कैसा होगा? व्हाइट। लेकिन जिस NaCl में एफ सेंटर प्रेजेंट होगा, ऐसा NaCl व्हाइट ना होकर येलोइश नजर आएगा। ठीक है, तो ये एफ सेंटर का इफेक्ट है, कलर डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो KCl है उसमें वायलेट कलर आता है अगर ये डिफेक्ट होता है, और NaCl में पिंक कलर आता है। ठीक है, इसे हम लाइलैक भी कहते हैं। तो ये इस डिफेक्ट के बारे में पहला टाइप हमने देख लिया मेटल एक्सेस का ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब इसका दूसरा टाइप है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस एंड इंटरस्टिशियल साइट्स। ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस, अब ये किस वजह से होता है? ये याद रखना है, ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। तो जिंक ऑक्साइड में क्या होगा? Zn2 प्लस O2 नेगेटिव, Zn2 प्लस, ये अल्टरनेटिव प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जब हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो अनायन है जैसे O2 नेगेटिव, ये अपने दोनों जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो यही लूज कर देगा। ठीक है, तो ये अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जो O एटम है, न्यूट्रल एटम, वो अलग हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ऐसे ऑक्सीजन एटम्स एक तो जनरेट नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस बन के उस क्रिस्टल को छोड़ के रिमूव हो जाता है। तो रिएक्शन क्या बनेगी? जो Zn2 प्लस है वो तो वहीं रह गया क्रिस्टल में। अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग अगर हम देखें तो हाफ लगाना पड़ेगा, हाफ मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन गैस बन के रिमूव हो गया, और बदले में जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो भी क्रिस्टल में रह गए। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये चली जाएगी। अब इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा, मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन चला गया, इस ऑक्सीजन के जाने की वजह से यहाँ वैकेंसी बन गई, तो इसी के साइड में जो ये कैटायन है, अब ये एक्स्ट्रा कैटायन है क्योंकि इसके साथ O2 नेगेटिव जो होना चाहिए था वो नहीं है। हर Zn2 प्लस के साथ एक एनायन प्रेजेंट है, लेकिन ये जो Zn2 प्लस अभी क्या हो गया? एक्स्ट्रा कैटायन हो गया, इसलिए हम उसको कहते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, अब फिर से जो ये वैकेंसी जनरेट हुई थी यहाँ पर भी O2 नेगेटिव के जाने की वजह से जो वैकेंसी जनरेट हुई थी, यहाँ पर भी हम इसको कहेंगे अनायोनिक वैकेंसी। अनायोनिक वैकेंसी दोबारा से चार्ज को मेंटेन रखने के लिए ये वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इस वजह से भी यहाँ पे भी क्या होता है? एफ सेंटर जनरेट होता है। ठीक है, और एफ सेंटर जनरेट होने की वजह से ZnO जो है वो NaCl की तरह येलो नजर आता है। ठीक है, तो ये भी टाइप सबको समझ में आ गया दोनों। अब हम लास्ट कैटेगरी में आ रहे हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है? इसका एग्जांपल हम लेंगे FeO, जो कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में Fe3O4 में। ठीक है, अब मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि नॉर्मल क्रिस्टल में जो मेटल कैटायन प्रेजेंट है
उस क्रिस्टल में उसी मेटल के कैटायंस ऐड होते हैं लेकिन जिसपे एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह है। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता था, मेटल ही दूसरा आता था। जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है इसमें सेम मेटल के कैटायंस आएंगे लेकिन जो उसका चार्ज होगा, जो कैटायन ऐड हो रहे हैं उस पर जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, हायर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास FeO है, तो FeO में Fe पे क्या चार्ज है 2+ और O पे 2-, तो ये वो हमारा नॉर्मल क्रिस्टल। अब मान लीजिए इस क्रिस्टल में हमने ऐड किए 2Fe3+, क्या बताया था मैंने, मेटल वही होगा लेकिन चार्ज ज्यादा होगा। तो किसी भी वजह से मेटल के इस Fe के 3 पॉजिटिव वाले फेरिक कैटायन उसमें ऐड होगा, चार्ज को बैलेंस करना है। तो 2 × 3 6+, अगर 6+ चार्ज ऐड हुआ है तो 6+ चार्ज निकलना भी चाहिए। हमें कितने Fe2+ निकालने पड़ेंगे 6+ चार्ज को निकालने के लिए, 3 Fe2+ हमें रिमूव करने होंगे, ठीक है, यानी 2 ऐड हुए लेकिन 3 रिमूव हुए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 3 Fe2+ रिमूव हुए हैं उसकी वजह से 3 वैकेंसी बन गई, लेकिन उन 3 वैकेंसी में से 2 ही वैकेंसी ये Fe3+ ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि वो 2 ही हैं, और 1 वैकेंसी रह जाएगी, यानी कि इनमें भी कैटायोनिक वैकेंसीज जनरेट होती है। इफेक्ट क्या पड़ा, पहले मान लीजिए हमारे पास जो Fe थे वो भी 4 थे और O भी 4 थे, इसी वजह से 1:1 का रेशो था और FeO हमारा नॉर्मल फॉर्मूला 1:1, 4 थे। अब हमने Fe कितने ऐड किए 2 और निकाले कितने 3, 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएंगे और 2 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, 4 पहले से हैं, 2 ऐड करेंगे 6, लेकिन हमने साथ में 3 निकाल भी दिए, अब कितने बचे 3, टोटल कितने बचे 3, यानी कि इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ Fe3, 4 + 2 - 3 कितना हुआ 3, और O को हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए ये बन गया Fe3O4 जो हमने पहले भी कहा था। तो जब भी हम Fe3O4 की बात करते हैं तो समझ लेना है कि वो एक नॉर्मल क्रिस्टल नहीं है, वो है FeO का क्रिस्टल जिसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है Fe3O4। तो आई होप आज का जो वीडियो है, जो हमारी आज की क्लास है डिफेक्ट पर, वो आपको समझ में आई है। कोई भी अगर इसमें डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोबारा से नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।